हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 के आगे का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। मतलब अब हमारे पास 8 क्वेश्चन और सॉल्व करना है। 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32 और 33। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं 25 तक तो सॉल्व कर चुके हैं पहले के क्लासेस में। आज हम लोगों को 26 ऑनवर्ड प्रोसीड करना है। तो शुरू करते हैं 26 ऑनवर्ड, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको। देखो 26 में क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है व्हाट मास ऑफ मीथेन शुड बी बर्न कंप्लीटली टू प्रोड्यूस 5.6 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी। इसका मतलब एक क्वेश्चन स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन का है और इसमें मीथेन के कंबशन का हमको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन का सबसे पहला कंडीशन आपको क्या बतलाया था? वी हैव टू राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर इट। तो यहाँ पे हमारे पास मीथेन का कंबशन CH4 गैसियस प्लस O2 गैसियस गिविंग रेज टू CO2 गैसियस प्लस वाटर लिक्विड। गैसियस भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो वेपर बन करके उड़ता है तो आप गैसियस में भी चल जाएगा। अब यहाँ पे हमको देखना है बैलेंस तो है नहीं, 2 और यहाँ पे 2 कर दो तो ये 4 हो गया, यहाँ पे 2 कर दो ये भी 4 हो गया, 2 और 2 4। ओके, नाउ इट इज बैलेंस्ड। क्या कहता है? व्हाट मास ऑफ मीथेन शुड बी बर्न कंप्लीटली टू प्रोड्यूस 5.6 लीटर ऑफ CO2। देखो यहाँ पे CO2 कितना बन रहा है? 1 मोल बन रहा है, 1 मोल। और 1 मोल CO2 का मतलब 22.4 लीटर, 22.4 लीटर एट STP, एट STP। STP पे इस इक्वेशन में 1 मोल CO2 बन रहा है और 1 मोल CO2 का वॉल्यूम STP पे 22.4 लीटर होता है। और इसके लिए मीथेन हम कितना जला रहे हैं? कार्बन का एटॉमिक मास 12 और 4 हाइड्रोजन के लिए 4 × 1, 12 + 4 = 16 ग्राम। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि 16 ग्राम मीथेन जो है वो 22.4 लीटर हमको CO2 दे रहा है। हमको फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना है मास ऑफ मीथेन, और कितने CO2 के लिए? 5.6 लीटर के लिए। तो आप यहाँ पे ऐसा करो ना, 22.4 लीटर के लिए 16 ग्राम मीथेन हमको जरूरत है। तो उस केस में हमारे पास 5.6 लीटर CO2 के लिए कितना मीथेन चाहिए? 16 डिवाइडेड बाई 22.4 मल्टीप्लाइड बाई 5.6। यूनिटरी मेथड मैंने यहाँ यूज किया, ठीक है। 22.4 लीटर CO2 के लिए 16 ग्राम मीथेन जरूरत है, तो 5.6 लीटर के लिए 16 बाई 22.4 इंटू 5.6। ये 5.6 से इसको कैंसिल करोगे 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और 4 से इसको कैंसिल करोगे 4। कितना जरूरत पड़ा? 4 ग्राम। तो आपका आंसर हो गया 4 ग्राम ऑफ मीथेन शुड बी बर्न टू ऑब्टेन 5.6 लीटर ऑफ CO2। अच्छा, इसमें सेकंड पार्ट भी है ना क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में क्या कहता है? डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स इन 3 ग्राम ऑफ H2O। देखो नंबर ऑफ मोल्स का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया था, नंबर ऑफ मोल्स का डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास। सब्सटेंस क्या है? वाटर है, और उसका मास कितना दिया हुआ है? उसका मास दिया हुआ है 3 ग्राम। और वाटर का मोलर मास कितना होगा? वाटर का मोलर मास होगा 2 × 1 फॉर हाइड्रोजन प्लस 16 फॉर ऑक्सीजन = 18। तो आप यहाँ 18 से इसको डिवाइड कर लो, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, 1/6 मतलब 0.10 होगा, 667 मोल्स आएगा। इतना मोल्स आ गया। तो चलो क्वेश्चन नंबर 26 हो गया सॉल्व। इसमें 2 पार्ट था, ए आपका A था और ए जो था वो B था, ठीक है। तो ये आपका 2 क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, 50 kg ऑफ नाइट्रोजन एंड 10 kg ऑफ हाइड्रोजन आर मिक्स्ड टुगेदर टू प्रोड्यूस अमोनिया, कैलकुलेट द मास ऑफ NH3 फॉर्म एंड आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट इन इट। देखो यहाँ पे ये भी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, और स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में एक पार्ट था लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट, उसका क्वेश्चन है। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना पड़ेगा। बैलेंस्ड इक्वेशन लिखोगे N2 गैसियस प्लस प्राइस ऑफ H2 गैसियस गिविंग रेशियो प्राइस ऑफ NH3 गैसियस, NH3 गैसियस। देखो अगर हम लोग एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में सबका अमाउंट कैलकुलेट करें तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 2 × 14 = 28 ग्राम। लेकिन इस क्वेश्चन में डाटा जो सप्लाई किया गया है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन उसके लिए दिया गया है वो केजी में दिया गया है, तो आप इसको केजी में कंसीडर कर सकते हो। एक केजी ले लो और यहाँ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3 × 2 6, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो ये 6 केजी आ गया। अब यहाँ से हमको इतना इंफॉर्मेशन मिल गया कि अगर 28 केजी हम नाइट्रोजन लेते हैं तो 6 केजी हाइड्रोजन जरूरत पड़ेगा रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए। अब हमारे पास ये है कितना, आप ऐसा करो 28 kg इज रिएक्टिंग विथ 6 kg, तो 50 kg आपको दिया गया है, तो 50 kg विल रिएक्ट विथ 6/28 मल्टीप्लाइड बाय 50, अगेन यूनिटरी मेथड 6/28 मल्टीप्लाइड बाय 50, डिवाइड कर दो, 3 × 6 14 × 28 7 and 25, ये कितना आ गया 75 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 10, 10 7 जा 70, देन 10 और 50, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7, 10.71 kg हमको चाहिए हाइड्रोजन। कितने ग्राम कितने केजी नाइट्रोजन के लिए, 50 kg नाइट्रोजन के लिए 10.71 kg हाइड्रोजन चाहिए था। आपके पास है क्या 10.71 kg? नहीं है, आपके पास सिर्फ 10 kg ही दिया गया है हाइड्रोजन। इसका मतलब हाइड्रोजन जितना रिक्वायर्ड है 50 kg नाइट्रोजन के लिए उतना नहीं है, कम है। तो आपको क्या बोला था कि जो रिएक्टेंट कम होगा वो पहले खत्म हो जाएगा, पहले खत्म होगा तो रिएक्शन को रोक देगा वो, और वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट। हाइड्रोजन क्यों लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ? क्योंकि 50 kg नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करने के लिए 50 kg नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करने के लिए 10.71 kg हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन उतना नहीं है, कम है, 10 kg ही है। तो 10 kg जैसे ही खत्म होगा तो रिएक्शन रुक जाएगी, तो 0.71 kg जो और जरूरत है हाइड्रोजन का वो तो सप्लाई हुआ ही नहीं, तो रिएक्शन आगे प्रोसीड होगा नहीं, 10 kg में ही खत्म हो गया। और आपको क्या बोला था कि जो लेस अमाउंट में रिएक्टेंट होता है वो पहले कंज्यूम होकर के रिएक्शन को रोक देता है और वो लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है। तो हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। अब उसके बाद कहता है कि यहाँ पे डिटरमाइन द मास ऑफ अमोनिया फॉर्म। अब देखो ये तो क्लियर है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट हाइड्रोजन है और आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन में रेफरेंस लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, अगर 6 kg हम हाइड्रोजन लेते तो अमोनिया कितना बनता, 2 × 14 प्लस 3 × 1 मीन्स 14 से 34 kg हो जाता है, 34 kg। तो आप देख लो कि 6 kg हाइड्रोजन गिव्स 34 kg ऑफ अमोनिया, लेकिन आपके पास हाइड्रोजन 10 kg था, तो 10 kg हाइड्रोजन कितना देगा, 10 kg, एक kg में लिख नहीं रहा हूं ना, वो आप लोग खुद से अंडरस्टूड कर लीजिएगा। 10 kg हाइड्रोजन गिव्स 34/6 मल्टीप्लाइड बाई 10, इसको कैंसिल कर लो,
3, इसको कैंसिल कर लो 5, इसको कैंसिल करो 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, बाकी बच जाएगा 1 0 10, 3 3 जा इंटू 5 इज इक्वल टू लगभग आपके पास ये कितना बन जाएगा 5 3 जा 15 5 1 और ये 56.5 kg के आसपास अमोनिया आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से करना था इस सम को। तो ये था क्वेश्चन नंबर 27। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। जब मैं थोड़ा शॉर्टकट में जा रहा हूँ ना, जैसे 6 kg 10 kg नहीं लिखा, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में सॉल्व करवा चुका हूँ, तो आई हैव नॉट टू स्पेंड टू मच टाइम ऑन व्हाट courtesy ऑफ द क्वेश्चन। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं सेक्शन डी में। सेक्शन डी, अरे नहीं, क्वेश्चन नंबर 28 भी है ना। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है राइट 2 कंडीशंस नेसेसरी फॉर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए 2 कंडीशन जो आप लोगों को बताया था, उसमें पहला यह था कि व्हाटएवर द ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन मस्ट हैव ए स्लाइटली डिफरेंस एनर्जी, उनका एनर्जी डिफरेंस बहुत थोड़ा होना चाहिए। और दूसरी चीज बताया था कि द ऑर्बिटल्स शुड बी फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ द एटम। तो 2 कंडीशन हो गया, द ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडेशन शुड बी फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ द एटम, एंड सेकंड द ऑर्बिटल्स मस्ट डिफर इन एनर्जी वेरी स्लाइटली। दूसरा क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। देखो C6H6, C6H6 आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े हैं कि C6H6 बेंजीन होता है। इसका पता नहीं कैसा कैसा स्ट्रक्चर आप लोग बना के रखे हैं, और गलत स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसलिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड गलत आएगा। तो ये C6H6 बेंजीन था, और बेंजीन में क्या बताया था, ये कार्बन है कार्बन है कार्बन है। इस तरीके से पहले आप बेंजीन रिंग बना लो, और फिर आपको क्या बताया था, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है, तो अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड बना लो, और फिर जहां भी कार्बन है उसके साथ एक एक हाइड्रोजन आप अटैच कर दो, आपका बेंजीन रिंग बन गया, आपका बेंजीन रिंग बन गया। अब आपको क्या बोला था, जहां डबल बॉन्ड है वहां 1 सिग्मा 1 पाई, और जहां सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा, जहां सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा, जहां डबल बॉन्ड है 1 सिग्मा और 1 पाई, और जहां सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा। अब आप यहाँ पे खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड तो 3 दिख रहा है, तो पाई बॉन्ड कितना हो गया, पाई बॉन्ड्स इज इक्वल टू 3। अब उसके बाद हमको सिग्मा बॉन्ड देखना है, सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया। देखो, हर एक कार्बन के सराउंडिंग में 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है। कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? 1 2 3 4 5, अच्छा ये 2 बार मार्क हो गया जी, 12 है। सिग्मा बॉन्ड कितना है, 12 है, नॉट 13। ये सिग्मा बॉन्ड 2 बार इधर से भी मार्क हो गया था। अब C3H4, देखो C3H4 आप लोग क्या क्या स्ट्रक्चर बनाए हो इसके लिए, मैं तो बिल्कुल शॉक्ड था देख देख करके। C3H4 क्या होगा, C3H4 जो है वो पेंटीन है, प्रोपीन है, प्रोपीन है कि प्रोपाइन है, देख लो, प्रोपाइन है, प्रोपाइन है। C ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड H आ गया ना, 1 2 3 और 4, हाँ ठीक है, बिल्कुल प्रोपाइन है। C3H4 प्रोपाइन है। तो प्रोपाइन आप देखो सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है और 1 सिग्मा बॉन्ड है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितना हो गया, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितना हो गया, इक्वल टू 2, और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितना हो गया, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स ये कितना आया, 4 और 5 और 1 6, इक्वल टू 6। आप लोग इसके लिए ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बनाए हो जो इमेजिनेशन में भी शायद ही कभी आए।
ठीक है, आपको ऐसे भी क्लास 10th में बताया गया था कि अगर कोई कंपाउंड C2H2n-2 का फॉर्मूला फॉलो करता है, CnH2n-, आपको बताया था ना कि CnH2n-2 का फॉर्मूला फॉलो करता है तो वो अल्काइन होता है। आप देखो ना, n का वैल्यू 3 लोगे तो ये 3 2 6 -2 4 अल्काइन है, 3 कार्बन एटम वाला है तो प्रोपाइन है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर बना है और देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जो है इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 29 ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। आप इसका टेक्स्ट पढ़ लीजिएगा खुद से, मैं इसका जो क्वेश्चन है उसका आंसर बता देता हूं। देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है? मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और नंबर ऑफ मोल्स किस चीज का? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्ट। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग n से डिनोट करते हैं और पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ये हो गया यूनिट, हो गया और क्या, ठीक है। इसमें कुछ अलग स्पेशल नहीं करना था। मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे आप अगर यूनिट लिखोगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर हो गया यूनिट। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि विच कंसंट्रेशन टर्म इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। देखो डायमेंशनलेस क्वांटिटी जो आपको नॉर्मल कंसंट्रेशन टर्म्स बताए थे उसमें मोल फ्रैक्शन, ऐसे एक और कंसंट्रेशन टर्म होता है मास फ्रैक्शन, वो भी डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है गिव इट्स एक्सप्रेशन। तो मोल फ्रैक्शन के लिए एक्सप्रेशन क्या बताया था? मोल फ्रैक्शन x। अगर मान लो कि हम 2 कंपोनेंट वाला कोई मिक्सचर लेते हैं तो कंपोनेंट A का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। अगर मान लो हम मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालें तो उस केस में क्या होगा? अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। तो ये इसका क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। फिर इसके बाद एक इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिया है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब वी हैव टू सॉल्व। क्या क्वेश्चन है? कहता है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 15% H2SO4 सॉल्यूशन बाय वेट हैविंग डेंसिटी 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर। देखो आप लोगों को मैं बहुत बार बताया था कि अगर डेंसिटी दिया हुआ हो, ये दिया हुआ है 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर, तो कहीं भी डेंसिटी वाला क्वेश्चन आएगा ना तो तुम क्या करना? सीधा 1 लीटर सॉल्यूशन लेना, ठीक है। अगर मान लो कि ऑन टेकिंग 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ऑन टेकिंग 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। मास कितना होगा? मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी है 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर और कितना मिलीलीटर हम लिए हैं? 1000 मिलीलीटर। तो कितना आ जाएगा? 1100 ग्राम, कितना आ गया। और इसमें 15% H2SO4 है, तो अमाउंट ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा? अमाउंट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 15% ऑफ 1100। 15% का मतलब 15/100
इंटू 1100, यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल कर दो और 15 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 165 ग्राम है। ये इतना आ गया आपका H2SO4। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, अभी कुछ देर पहले आपको बताया हूँ फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम कितना है 165 और मोलर मास इसका कितना होता है 98। ये आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 165 है, 98 से डिवाइड कर रहे हो तो 1 टाइम 98, 15 माइनस 8 7 और ये बच जाएगा 15 माइनस 9 6, डेसिमल डालोगे 0 तो ये लगभग 600 1.66 टाइम्स लोगे तो 600 में से 12 कम 588, ये कितना आ जाएगा 0 माइनस 7 2 और ये 6 6 80 16 8 82 आ गया, डेसिमल 0 है, लगभग 1.68 के आसपास आएगा 1.68। तो नंबर ऑफ मोल्स 1.68 आया कितने लीटर में 1 लीटर में। तो इसकी मोलैरिटी क्या हो गई, इसकी मोलैरिटी 1.68 हो गया, बिकॉज द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। तो मोलैरिटी कितनी हो गई 1.68, मोलैरिटी इक्वल टू 1.68 आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहता है, ए सॉल्यूशन कंटेन्स 15 ग्राम ऑफ शुगर इन 60 ग्राम ऑफ वाटर। देखो इसमें एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी दिया है, एक ऑप्शन दिया है आपके पास, ये अगर नहीं कर सकते हैं तो दूसरा वाला करो, निकालना उसमें मास परसेंट। देखो मास परसेंट का फॉर्मूला क्या बताया था, मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है 15 ग्राम शुगर है और डिजॉल्व्ड है 60 ग्राम वाटर में। तो 60 ग्राम वाटर का मतलब ये हुआ कि ये सॉल्वेंट और ये इतना सोल्यूट, तब ना पूरा सॉल्यूशन का मास निकलेगा। 60 प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये 15 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आ जाएगा 15 5 जा 75 और 20, तो 20% इसका मास प्रोसेस है सॉल्यूशन। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 भी कंप्लीट कर लिए। 29 के बाद चलते हैं 30 में। 30 भी केस बेस्ड क्वेश्चन है और आपको केस बेस्ड क्वेश्चन में मैं क्या बोल रहा हूँ, आप उसका टेक्स्ट पढ़ लेना खुद से, मैं इसका जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करवा देता हूँ। कहता है स्टेप 2 फॉल्स, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल occupies allow to minimum repulsion among them and maximize the space between them। ये ट्रू है, ये एक्चुअली VSEPR थ्योरी का एक स्टेटमेंट है। VSEPR थ्योरी में आपको ये बताया गया था कि जो सेंट्रल एटम होता है उसको हम स्फेरिकल अज्यूम करते हैं और उसके सराउंडिंग में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, चाहे वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उसकी अरेंजमेंट जो होती है वो इस तरीके से होती है कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस एक दूसरे से मेंटेन करे ताकि रिपल्सन मिनिमम हो और स्टेबिलिटी क्या हो हाई हो। क्योंकि आपको बतलाया था कि अगर कहीं भी रिपल्सन ज़्यादा होता है तो रिपल्सन ज़्यादा होने के केस में जो एनर्जी होती है मॉलिक्यूल की वो हाई हो जाती है और उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो स्टेबिलिटी कम ना हो इसलिए रिपल्सन क्या होगा मिनिमाइज होगा और डिस्टेंस मैक्सिमाइज होगा। ये ट्रू स्टेटमेंट है। फिर कहता है शेप ऑफ H2O अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी। देखो ना H2O का आपको शेप कैसा बताया था, ऐसा बताया था, और ए शेप कैसा है, इसको हम लोग कहते हैं वी बेंड ज्योमेट्री, वी बेंड ज्योमेट्री। तो बी का आंसर क्या हो जाएगा वी बेंड। सी में कहता है गिव रीजन BeF2 इज लीनियर SF2 इज एंगुलर। ये बड़ी सिंपल सी क्वेश्चन है। देखो SF2 की बात करें तो SF2 में सल्फर अगर 2 बॉन्ड बनाता भी है तो सल्फर के लास्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6 होता है। 6 में 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में लगाया तो बाकी 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा, 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा यानी 2 लोन पेयर बचा है। तो 2 लोन पेयर जो है ये मिल करके जानते हैं क्या करेगा, यहाँ बेंडिंग क्रिएट करेगा और बेंडिंग क्रिएट करेगा तो ये जानते हो
ये भी बेंट शेप का हो जाएगा, भी बेंट शेप का हो जाएगा। देखो H2O जैसा सिचुएशन है कि नहीं, सेम सिचुएशन है। BF2, बेरिलियम के लास्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, बेरिलियम के लास्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है और दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर दिया। तो दोनों सेंट्रल एटम का दोनों इलेक्ट्रॉन जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर बचेगा नहीं, लोन पेयर नहीं बचेगा, तो जो रिपल्सन होगा वो इक्वल रिपल्सन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 360 डिग्री 180 में आ जाएगा। तो इसलिए ये क्या है, लीनियर है। समझ में आ रहा है कि थोड़ा ज्यादा फास्ट हो रहा है। अब उसके बाद कहता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इन द फॉलोइंग स्पीसीज। देखो यहां पे कहता है कि CH4 इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया है बॉन्ड एंगल का, CH4 फिर NH3 और H2, NH3 और H2। ये ऐसा बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्यों है, इसका रीजन ये है कि कार्बन जो है ना सेंट्रल एटम है, इस पे कोई लोन पेयर नहीं, नो लोन पेयर, इसलिए ये रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म करता है। और रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ पे अमोनिया जो है इस पे नाइट्रोजन जो सेंट्रल एटम है 1 लोन पेयर है, 1 लोन पेयर है, डिस्टॉर्शन क्रिएट करेगा, डिस्टॉर्शन क्रिएट करेगा तो इसकी शेप जो है वो पिरामिडल हो जाएगी और जो 3 बॉन्ड है उसके बीच में बॉन्ड एंगल 107 डिग्री के आसपास हो जाता है। और H2O में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो यहाँ पे लोन पेयर ज्यादा है तो और ज्यादा डिस्टॉर्शन क्रिएट होगा, बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा और यहाँ पे बॉन्ड एंगल लगभग 104 डिग्री 104.9 के आसपास होता है, यानी लगभग 105 डिग्री आप लिख सकते हो। तो इसका रीजन ये है, तो आपको ये रीजन एक्सप्लेन करना था कि सेंट्रल एटम कार्बन है नो लोन पेयर, नाइट्रोजन है 1 लोन पेयर एंड ऑक्सीजन है 2 लोन पेयर, दैट इज व्हाई बॉन्ड एंगल आर गेटिंग ए डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 30 ही हो गया। अब उसके बाद मैं 33 करवाता हूं, तब 31 32 देखेंगे, क्योंकि 33 जो है वो फैक्ट बेस्ड है, सिर्फ आपको फैक्ट लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। 31 और 32 जो है वो सॉल्यूशन बेस्ड है, उसमें हम लोगों को सॉल्यूशन करना पड़ेगा, दैट आर टाइम टेकिंग। तो 33 हम लोग करते हैं। 33 में क्या कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ पीरियोडिक टेबल आंसर द फॉलोइंग, ग्रुप ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट extreme left of the periodic table, extreme left means group 1, group 1, group of most electronegative element। अब देखो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर लोगे तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ग्रुप जो होता है हेलोजन फैमिली होता है, यानी ग्रुप 17, ग्रुप 17। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसीलिए क्वेश्चन में ऊपर ही लिखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ पीरियोडिक टेबल, ग्रुप ऑफ एलिमेंट फॉर्मिंग ओर। देखो एलिमेंट फॉर्मिंग ओर चैल्कोजेंस कहलाता है और चैल्कोजेंस ग्रुप 16 होता है, ग्रुप 16 होता है। फिर उसके बाद क्या कहता है, ग्रुप ऑफ अल्कलीन अर्थ मेटल, अल्कलीन अर्थ मेटल ग्रुप 2 एलिमेंट को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रुप 2। ये आपका आ गया फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। और फिफ्थ में क्या कहता है, फिफ्थ में दिया है ग्रुप ऑफ एलिमेंट फॉर्मिंग ओर, ये तो हो गया। पीरियड्स हुज एलिमेंट शो डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप में आपको बतलाया था कि सेकंड पीरियड के और थर्ड पीरियड के एलिमेंट जो होते हैं वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। तो अरे फोर्थ कहाँ चला गया जी, फोर्थ है ग्रुप ऑफ अल्कलीन अर्थ मेटल, ग्रुप ऑफ अल्कलीन अर्थ मेटल ग्रुप 2। अच्छा 4 का आंसर लिख दिया। 5 क्या है, पीरियड्स हुज एलिमेंट शो डायगोनल रिलेशनशिप, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड और थर्ड का जो एलिमेंट होता है, पहले का 3 एलिमेंट सेकंड पीरियड का थर्ड पीरियड के डायगोनली अवेलेबल एलिमेंट के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। तो ये आपका 33 का आंसर है।
31 और 32 हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो जाएगी।